पंचायत समिति और जिला परिषद के नतीजों से सियासी बहस गर्म। इस बार चुनाव के नतीजों का बदला ट्रेंड नहीं गए सरकार के साथ। बीजेपी ने अपनी बढ़त को किसानों के समर्थन से जोड़ा। बीजेपी ने कहा, पंचायत परिषदों के चुनाव कृषि कानूनों पर किसान की मुहर। कांग्रेस ने भाजपा के दावों को सिरे से किया खारिज। प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, जनता बहुत जल्द बीजेपी का घमंड तोड़ेगी। और आप देख लेना, बीजेपी का जो घमंड है, बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 3 बरस के बाद ये बीजेपी का ये घमंड ही इनको मारेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस को जनता ने नकारा। जब जब जिस पार्टी की सरकार रहती है तब तब उसी के पक्ष के मैक्सिमम जिला परिषद और पंचायत समितियां बनती हैं या परिणाम उसके पक्ष में आते हैं। अभी तक जिला परिषदों में बीजेपी का पलड़ा दिख रहा है भारी। 13 बीजेपी के 5 परिषद कांग्रेस की झोली में जाते दिख रहे। पंचायत समितियों में भाजपा को 93 और कांग्रेस का 81 स्थानों पर कब्जा। दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गजों को ग्रामीण मतदाताओं ने दिखाया आईना, किसके गांव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पंचायत चुनाव में मिली बढ़त को भाजपा कृषि कानूनों से जोड़कर देख रही है। भाजपा का कहना है कि गांव में बहुसंख्यक किसान रहते हैं और वहां भाजपा को मैंडेट मिलने का मतलब है कि किसान भाजपा के साथ हैं, यानी उसने कृषि कानूनों पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस भाजपा के इस दावे को खारिज कर रही है कि इन नतीजों का मतलब कृषि कानूनों पर मुहर लगाना है। पार्टी कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। आज भी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हठधर्मिता और एक तरफा फैसला करने का आरोप लगाया। जिला परिषद की जंग में 21 जिलों में से 13 में भाजपा और 5 स्थानों पर कांग्रेस भारी रही है, तो पंचायत समितियों में 93 में भाजपा का, 81 में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। यानी भाजपा के लिए खुश होने का और कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण का मौका है। चूंकि आमतौर पर छोटे चुनाव सरकार के साथ जाते रहे हैं, इसलिए यह बदलता ट्रेंड सोचने पर विवश करता है। आज इस पर प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे इन सवालों के जरिए कि पंचायत परिषदों के नतीजों के मायने क्या हैं। क्या नतीजों के सरकार के हक में जाने का ट्रेंड बदल रहा है? और इन नतीजों को कृषि कानूनों पर मुहर बताना कितना सही है? हमारे साथ कांग्रेस नेता उमेश गोटेवाला हैं प्राइम डिबेट में। नीरज जैन साहब भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नीरज जी, पहले आपके पास, आपकी पार्टी जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये कह रही है कि ये कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध हो रहा था उसकी पोल खुल गई है, उस पोल की, और किसानों ने ये बता दिया है, यानी ग्रामीण जो जनसंख्या है, ग्रामीण मतदाता है, उसने ये एहसास करा दिया है कि अभी तक जो कहा जा रहा था कृषि कानूनों को लेकर वो सब गलत था। असल में तो किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। कैसे? देखिए शर्मा जी, लगातार किसान कानून बनने के बाद, कृषि कानून बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो केंद्र स्तर पे, चाहे राज्य स्तर पे, चाहे पंचायत स्तर पे, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि कृषि कानून लागू होने के बाद और किसानों का आंदोलन भी कहीं ना कहीं चल रहा है। मैं आंदोलन के चलने की मना नहीं करता, वो आंदोलन चल रहा है के बाद भी, चाहे बिहार का चुनाव, चाहे यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र माने जाते हैं, राज्य माने जाते हैं, से लेकर के बंगाल, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, उपचुनाव में जीत करके आई। और निगम चुनाव हो, चाहे राजस्थान का पंचायत चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित किया कि राजस्थान के इतिहास में पंचायत चुनाव में पिछले 25 वर्षों में हमेशा सरकार के साथ पंचायत का चुनाव जाता है। ये पहली बार ये ट्रेंड बदला और राजस्थान के किसानों, क्योंकि पंचायत में वोट डालने के लिए किसान और ग्रामीण मतदाता जाता है, जो कि सीधा सीधा कृषि से जुड़ा हुआ है। और ये कानून किसानों को लेकर के आया और कानून लाने के बाद इस आंदोलन के चलते हुए ये पूरा, इस चरणों की जो वोटिंग हुई 3 चरणों की,
वो वोटिंग उसमें हुई। उसके बाद भी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की अहंकारी और सत्ता में मदमस्त सरकार को किसानों ने धता बताते हुए और भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि किसानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और मोदी जी की जो नीतियां हैं उसके पक्ष में वोट डाला। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो नीचे तक काम करता है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में काम किया और इस चुनाव को जिता करके ला करके भारतीय जनता पार्टी को दिया। नीरज जैन साहब, आपकी पार्टी ने एक लाइन पकड़ रखी है जिस दिन से किसान आंदोलन ने तेजी पकड़ी है उस दिन से, कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। आप लगातार ये कहते आए हैं कि राजस्थान का किसान आंदोलित नहीं है, यहाँ तो सरकार चाह रही है कि वो आंदोलन करें, बाकी तमाम प्रदेशों के लिए आप ये कह रहे हैं। तो जब राजस्थान का किसान आंदोलित ही नहीं था तो उसका मत कैसे बताते हैं ये नतीजे? उसका मूड क्या है, इसका पता कैसे चलता है? ये कैसे पता चलता है कि उसने कृषि कानूनों पर मुहर लगा दी है? उसके लिए तो आप कहते आए हैं कि उसको तो लेना देना ही नहीं कृषि कानूनों से। होते हाँ, तो इस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रायोजित बंद को नहीं है ना, मान लिया आपकी बात, उनके द्वारा बार ये भ्रम फैलाना, मान लिया आपकी बात, कानून को लेकर के, कृषि कानून को लेकर के उनके भ्रम में आते, आपकी बात को सही मानते हुए मैंने सवाल किया है। शर्मा जी, विधानसभा चुनाव में उन्होंने इनके बरगलाने पे, इनके भ्रम फैलाने पे, कर्जा माफी के इनके वादे पर किसानों ने इनको वोट दिया, उनकी सरकार बना दी। लेकिन उनको ध्यान में आ गया कि 2 साल में इन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, महिला सुरक्षा की बात करके महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 बना, वो उनको ध्यान में आया। इसके कारण से युवाओं ने, किसानों ने, महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया, सीधा सीधा ये है, सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब राजस्थान का किसान आंदोलित नहीं है कृषि कानूनों को लेकर, आप ये कहते आए हैं, तो ये नतीजे कैसे ये साबित करते हैं कि किसानों ने कृषि कानूनों पर मुहर लगा दी है? इसको और क्या समझा जाए? ये किसानों की मुहर ही तो है। किसानों ने अगर उन कानून के खिलाफ होते तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट डालते, भारतीय जनता पार्टी को चुनकर नहीं भेजते। भारतीय जनता पार्टी को 1990 पंचायतों में और 350 से ज्यादा, यही तो बात, यही तो सवाल है। बिल्कुल, ये सही बात है, समझ में आ गई। हाँ, जिला प्रमुख बनाने के लिए मार्गदर्शन नहीं करते। ठीक है, लेकिन आप शुरू से जो कहते हैं ना, किसान का तो लेना देना ही नहीं है, इसके नन ऑफ कंसर्न है किसान के लिए जो केंद्र के बिल आए हैं, वो शुरू से आप कहते आए हैं, तो फिर उस कानून से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है? आपकी जीत हुई है, वो डिबेटेबल है, उसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे कि कैसे हुई आपके लिए, कैसे, जैसा मैंने शुरू में कहा कि खुशी का मौका और कांग्रेस के लिए कैसे आत्मविश्लेषण का मौका है। लेकिन इसको कृषि कानूनों से जो जोड़कर देख रहे हैं आप, आपके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उस पर मेरा सवाल था। अगर कोई बात अब भी है तो आप बोल सकते हैं। शर्मा जी, मैं बार बार कह रहा हूं, कृषि कानून लागू होने के बाद से लेकर के जिन राज्यों ने इनका विरोध, इनका समर्थन किया था, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने, कि दिल्ली में इन्होंने इसको लागू किया। राजस्थान में इसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी लगातार माहौल बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कैसे भी करके सरकार बचाने के लिए मुझे केंद्र के विरोध में, मोदी जी के विरोध में बोलना चाहिए। एपीएमसी में सुधार हो, ये बात राहुल गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी से लेकर के सारे कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे। कृषि कानून में एपीएमसी में सुधार हुआ, बिचौलियों की बीच की जो चेन है वो टूटनी चाहिए, वो इस कृषि कानून से तोड़ने का प्रयास किया गया। और एपीएमसी में मंडी के अंदर जो एमएसपी की बात बार बार आ रही है, एमएसपी को कई गुना बढ़ाने वाली ये भाजपा की और मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने एमएसपी को बढ़ाया। किसी भी दाल में, दलहन में, तिलहन में, हर चीज में, हर फसल सब चीजों में आप सही हो सकते हैं। तो किसानों को ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान का बाजरा 1300 रुपए एमएसपी पे भी नहीं खरीदा जा रहा राजस्थान में, और हरियाणा में 2100 में बिक रहा है, तो यहाँ पर 2100 क्यों नहीं हो रही? तो इस प्रकार के जो ये बीच का जो गैप है, ये समाधीनता है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार बना देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि बिचौलियों का जो ट्रेंड है वो टूटे। ये बात किसान को समझ में आई है और किसान ने चुपचाप वोटों में तब्दील करके कृषि कानून का समर्थन किया, और उसका परिणाम सामने कि राजस्थान के पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए, आप सही भी हो सकते हैं जो दलीलें आपने कृषि कानूनों के संदर्भ में दी उस बारे में, और आप गलत भी हो सकते हैं। लेकिन यह हैरानी की बात है कि अगर आप सही हैं तो सरकारें कैसे लोगों को भड़का देती हैं? जब मीडिया उपलब्ध है, सारी बातें आकर कैमरों के सामने कही जाती हैं, ज्यों की त्यों लोगों तक पहुंचती है। यह भी नहीं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरे बयान को। सोशल मीडिया उपलब्ध है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है किसी बैसाखी की, आप सीधे अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। उसके बावजूद क्यों नहीं बात समझाई जा सक रही है, इस पर तो खैर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है उसमें उमेश गोटेवाला साहब, ये सवाल उठता है कि कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद, कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र में गढ़ माने जाने के बावजूद,
और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनके अपने अपने क्षेत्र में दम लगाने के बावजूद कांग्रेस का आंकड़ा भाजपा से इतना पीछे क्यों? उमेश गोटेवाला जी। मैं शर्मा साहब, मैं आपको निवेदन करूं कि अभी ये जो पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस नतीजों में जो हमें असफलता प्राप्त हुई है उसका प्रमुख कारण यह है कि राजस्थान की माननीय गहलोत साहब की संवेदनशील सरकार जो मार्च 2020 से लेकर आज तक कोरोना से जबरदस्त ग्रस्त है और माननीय गहलोत साहब और उनका पूरा मंत्रिमंडल और उनका पूरा प्रशासनिक जुमला, मतलब अधिकारी लोग, ये जो सब कोरोना में व्यस्त थे, कोरोना के कारण से, और जनता के बीच में चाहे विधायकगण हो चाहे मंत्रीगण हो वो नहीं जा पाए। अरे कोरोना में आपने 6 निगमों में से 4 नहीं जीते क्या? तब तो आप कह रहे थे कि हमने मेहनत की, हमने काम किया, इसलिए लोगों ने वोट दिया है। अब आप इसमें कोरोना ला रहे हैं बीच में। तो सब कोरोना के कारण से जो कांग्रेस से, और दूसरा ये इन्होंने केंद्र की सरकार ने राजस्थान में सभी को पता है कि जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, उसके कारण से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार को थोड़ा इसमें अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ा, और उसके बावजूद कोरोना से राजस्थान की सरकार ने कहीं पीछे कदम नहीं हटाए, और आज तक कोरोना के कारण से सरकार ने हर संभव, गहलोत साहब ने और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने दिन रात मेहनत करके ये सारी सफलता का एक शेप हासिल किया है। और जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सराहना कर रहे हैं। ओम सैनी साहब, जो हमारे मित्र उमेश गोटेवाला कह रहे हैं कि कोरोना एकमात्र कारण है, बड़ा कारण है जिसकी वजह से सरकार पिछड़ गई इन चुनाव, कांग्रेस पिछड़ गई इन चुनाव में, ये भी हो सकता है सही हो, लेकिन इसके साथ साथ एक ये तर्क दिया जा रहा है, आज विश्लेषकों के द्वारा एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि चूंकि संगठन के बजाय विधायकों के भरोसे चुनाव छोड़े गए, विधायकों ने अपने लोगों को उपकृत किया और संगठन के लोग सक्रिय नहीं हुए, इस वजह से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ना पड़ा। ओम सैनी साहब। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि जब निगमों के चुनाव हुए जी, तो जिस तरीके से विधायकों को सारा अधिकार दिया कि आप अपने अपने क्षेत्रों में देखिए, और उसके जो नतीजे प्लस मिले, तो लगा कि जो जिस तरीके से संगठन बिखरा हुआ नजर आता है, क्योंकि जब से यहाँ का परिवर्तन हुआ है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का और उनके साथ में काम करने वाले लोगों का, तब से कांग्रेस का संगठन उस तरीके से बरकरार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि रणनीति के रूप पर इन लोगों ने सोचा कि विधायकों को अगर जिम्मेवारी सौंप दी जाए, उनके कहे मुताबिक अगर टिकट दिए जाए, तो निश्चित रूप से वो उसी तरीके से विजय हासिल कर सकेंगे जिस तरीके से कॉर्पोरेशन के चुनाव में उन्होंने हासिल किया है। लेकिन वो पासा उल्टा पड़ गया उसमें, जिस तरीके से। और उसमें दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बड़ी साफ है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर तो सहारा लेती है बहुसंख्यकवाद का, और उससे उसको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। उसी तरीके प्रांतीय स्तर पर सरफुटोवल, जातिवाद और संप्रदायों का जो अपने आप में जो बिखराव है, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी सोशल इंजीनियरिंग की तारीफ की जानी चाहिए कि अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने किया। उसका नतीजा उन्हें ये मिला कि वो पंचायतों में और जिला परिषद की उसके अंदर वो जो 25 साल बता रहे हैं, 25 साल का जो होता था सिलसिला, वो टूट करके और इस तरह सामने आ गया। लेकिन ये कहना अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। बड़ी मुझे आश्चर्य हो रहा है सुबह से, जब से जावड़ेकर साहब ने आके फरमाया कि साहब किसानों ने देखिए मोड़ लगा दी है, किसानों ने चर्चा ही नहीं की। उनके बीच में तो ये बिल्कुल लगातार विरोध करते रहे, तो किसान अपने खिलाफत में वोट कैसे देंगे? यह आपसी सरफुटोल का सिलसिला है, जिसका नतीजा कि कांग्रेस पराजित हुई है। और अच्छी रणनीति की वजह से, सोशल इंजीनियरिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इनके अंदर विजय हासिल की है। ये सीधा सीधा साफ साफ नजर आता है। बाकी जुमले भर दिए जाने से प्रशस्ति किसे नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री या अमित शाह साहब या जावड़ेकर साहब या फिर प्रांतीय संगठन के कोई नेता साहब बोले, वो कोई अर्थ नहीं है। और कांग्रेस अपने आप को छिपा रही है। कांग्रेस की ये रणनीति बिल्कुल निश्चित रूप से पराजित हो गई कि सब विधायकों पर छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की जगह अपने जैसा पढ़ा अखबारों में कि रिश्तेदारों को मोबिलाइज किया है, सब कुछ किया है, तो उससे बात बनी नहीं। जाति समीकरण भी नहीं बने उस तरीके से, सांप्रदायिक समीकरण भी नहीं बने संप्रदायों के साथ में, और साथ साथ में वो जो क्षेत्र में जिस तरह के वोट मैनेजमेंट होता है वो भी नहीं बना। उसका नतीजा है कि कांग्रेस को इस तरीके से पीछे हटना पड़ा और पराजय झेलनी पड़ी।
अन्यथा जिस तरीके से इन्होंने भारत सरकार के कानूनों के विपरीत अपने कानून बनाए थे वो तो बड़ा साफ साफ किसानों की मदद करने वाला नजर आता है। वो तो करण पराजय का हो ही नहीं सकता। ठीक बात है। हाँ, नीरज जी, ओम सैनी साहब को सुन रहे होंगे आप, तो ये कहीं आपको जो आंकड़े हैं और आपकी जो थ्योरी है कि किसानों ने मुहर लगाई है, तो ये भी तो देख रहे होंगे आपकी पंचायत समितियों में 93 स्थानों पर अगर आप आगे हैं तो 81 पर कांग्रेस आगे है। तो आपको क्या ये चिंतित नहीं करता कि एक बड़ा धड़ा, कितना परसेंटेज आप निकालिए, 40-60 मान लीजिए मोटे तौर पर जिला परिषद और इसके जो मेंबर्स का की जो सीटें जीती गई हैं उसमें, तो 60% अगर किसान आपकी बात के मुताबिक बोल रहा हूँ मैं कि अगर फेवर में हैं तो 40% का एक बड़ा फिगर भी आपके सामने खड़ा है जो इत्तेफाक नहीं रखता, अगर इसी को आधार बनाया जा रहा है तो। नीरज जी देखिए, चुनाव में बहुत स्पष्ट होता है कि आमने सामने दो दल लड़ते हैं, वो चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो चाहे अन्य दल हो। वो तो चुनाव में जीत की बात है, वो तो चुनाव में हम अवधारणा की बात कर रहे हैं। शर्मा जी, हाँ, अवधारणा कौन सी अवधारणा जीत रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं। शर्मा जी, इससे अवधारणा तय नहीं होती कि किसका, बस क्योंकि लोकतंत्र बात खत्म हो गई। आप कह रहे हैं अवधारणा इससे तय नहीं होती तो फिर बात खत्म। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको शुरू से। लोकतंत्र में निर्वाचन एक पद्धति है, क्योंकि जिन्होंने हमें वोट दिया, भाजपा की सरकार को बनाया केंद्र में, उन्होंने उसके विपरीत भी जाकर के कुछ लोगों ने वोट दिया। तो उनकी सहमति असहमति के बाद भी सबसे ज्यादा सर्वसम्मति अगर भाजपा को मिली है तो इसका मतलब उनका देश का समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि 543 में 543 सीट जीत गए। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी मात्र 92-93 सीट जीतने के बाद में कांग्रेस ने सरकार बनाई, उनके पास तो बहुमत भी नहीं था। आपका तर्क बिल्कुल सही है अपनी बहुमत जगह भी पर, उनके पास नहीं था। बात तो यहाँ से कर रहे हैं, लोकतंत्र में हम बात चूंकि कृषि कानूनों के समर्थन होने से जोड़कर कर रहे हैं, इसलिए मेरा यह सवाल था आपसे। देखिए, मेरा निवेदन सुनिए शर्मा जी, निर्वाचन और लोकतांत्रिक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का अगर पालन करें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा समर्थन, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में रहा है कि पंचायत चुनाव में हमेशा सत्ता के साथ में ग्रामीण क्षेत्र जाता है। कहते हैं कि सरपंचों को, और वो इतिहास इस बार दोहरा दिया जाता तो आप कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। वो मिथक तोड़ा हमने, वो मिथक हमने तोड़ा। मैं ये बताना चाहूंगा, और घमंड और अहंकार की भाषा जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बोल रहे थे, रघु शर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे थे, वो भी लोगों ने तोड़ा। और तो और इनके मंत्री चांदना जी जिस जगह जिस व्यक्ति को धमका रहे थे, जिसका ऑडियो वायरल हुआ, आपने शायद डिबेट भी उस पर की, वो व्यक्ति भी निर्दलीय चुनाव जीत करके आए जिसके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे थे। और स्वास्थ्य मंत्री पूरे 8 महीने कोरोना काल में एक दिन में केकड़ी नहीं गए, लेकिन इन दिनों में 4 दिन वहां जाकर के बैठे रहे। उन 4 दिनों में उनके बाद भी वो केकड़ी में चुनाव हारते और राजस्थान भर में इनके मंत्री चुनाव हारते, विधायक चुनाव हारते। रीता चौधरी हमारे प्रत्याशी को धमकाया, पूरे राजस्थान के उदाहरण कहां देख रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल के परिवार अर्जुन राम जी मेघवाल के परिवार वाले हार गए। आप केंद्रीय मंत्री में अपने केंद्रीय मंत्री की बात करिए साहब। पहले मैं आपके बीच में, आप अपने मानिए केंद्रीय मंत्री, आप लगातार बोलते जाएंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा नीरज जी। और ये सवाल तो उठता है, अगर कांग्रेस के दिग्गजों के इलाके में हार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के 2 केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके साथ क्या हुआ? उनके परिवार वाले हार गए। परिवार वाले जो मोदी जी कहते हैं कि मेरी पार्टी में परिवार, लेकिन उमेश जी, ठीक है, उमेश कोटेवाला उनके क्षेत्र में हार गए, उनकी चिंता नहीं करिए। मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार धनबल, बाहुबल और सत्ता का प्रयोग करके ये सरकार ये पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं, उसका उदाहरण है राजस्थान के अजमेर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की निराशा। शर्मा जी 3 में 2 जगह आ रहे हैं, वहां पर उन्होंने मुकदमे दर्ज करवा के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री को इस पर काम करने की जरूरत है कि नहीं है? ठीक है नीरज जी, अब उमेश जी, अरे समय बहुत कम बचा, सुनिए ना आप। नीरज जी सुनिए, उमेश गोटेवाला जी, उमेश गोटेवाला सुनिए, अरे उनको छोड़िए, आप अपनी बात करिए। उमेश गोटेवाला, आपकी पार्टी में क्या आपको अब ये नहीं सोचना चाहिए कि संगठन को आने वाला समय जो आ रहा है सामने, ओम सैनी जी से बात करूंगा, मैं उस बारे में एक लास्ट सवाल करूंगा, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, कि आगे आपको 3 उपचुनाव हैं विधानसभा के जो कि बेहद महत्वपूर्ण है विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से। पंचायत चुनाव तो चलिए ठीक है अपनी जगह पे, कार्यकर्ताओं में अगर किसी तरह का अनमनापन है तो उसको आपको क्या अभी उसके ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा? उमेश गोटेवाला, ऐसा है साहब, राजस्थान के जो आगामी 3 उपचुनाव की बात है, उस तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी शानदार मतों से जीत दर्ज करेगी। ठीक है, हाँ। और
ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि केंद्र में बैठे मोदी जी और शाह साहब, ठीक है। ओम सैनी साहब, कितनी ताकत लगा ली। जवाब दीजिए। एक मिनट मानिए सर, हो गई बात। आप ये तीनों उपचुनाव बहुत शानदार तरीके से जीतेंगे और वो कितना ही दम लगा लें आप लोग, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। ओम सैनी साहब, इसको क्या कांग्रेस को एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरह नहीं देखना चाहिए, जबकि आगे अभी इसी महीने में चुनाव की श्रृंखला है और फिर 3 बाईपोल्स होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं? निश्चित रूप से ये चेतावनी है कांग्रेस संगठन के लिए और सरकार के लिए कि उनको तत्काल अपने लोगों को, अपने संगठन को बनाना चाहिए प्रादेशिक स्तर पर, और साथ साथ में जो कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियों में उनका फैसला करना चाहिए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संकेत है कि जो दिल्ली की राजनीति करते हैं जाके अर्जुन मेघवाल साहब या कैलाश चौधरी साहब, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना चाहिए। हमारा हाथ से खिसकने देर नहीं लगती है। जनता किस वक्त अपनी बात बदल ले, मूड बदल ले, इसका कोई पता नहीं। संगठनों को निश्चित रूप से मजबूत बनाना चाहिए, दोनों ही पार्टियों को। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, बना करके जब बैठेंगे सामने तो अपने आप पता लग जाएगा क्या हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं करना पड़ेगा आपको कि साहब किसानों की इधर तो आप तारीफ कर रहे हैं और उधर आप पिछले दिनों तक इनकार कर रहे थे। आज जावड़ेकर साहब आकर सीधा सीधा बोल रहे हैं, राजस्थान को आधार बनाकर पूरे देश को सूचित कर रहे हैं कि किसानों ने मोहर लगा दी। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये राजनीतिक रणनीति है, ये कोई हकीकत नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओम सैनी साहब, और मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।